हेलो पीपल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वी टॉक्स। हमारे जितने भी गेस्ट हमारे साथ आए हैं उन्होंने ग्वारी घाट की तारीफ तो जरूर करी है, ये कह के कि ग्वारी घाट में सुकून मिलता है। बट एक इंसान ऐसे हैं जो ग्वारी घाट में सुकून के अलावा शिक्षा भी प्रदान करते हैं। जी हाँ, जिन्हें हम पराग सर, पराग भैया के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे पराग दीवान से, उनकी जर्नी के बारे में और उनके करियर के बारे में। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे यानी आरजे अनन्या के साथ, ओनली ऑन वी टॉक्स, हमेशा आपके साथ। You are listening V Talks on V Radio 89.6. हमेशा आपके साथ। हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट पराग दीवान जी आ चुके हैं। तो पराग जी, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको आपके काम के लिए, आपके टीचिंगशिप के लिए इंस्पिरेशन कैसे मिली? सभी को मात नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। एक्चुअली 2016 में मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ था और उसके पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो 1999 से मेरी खुद की क्लासेस चलती हैं पराग ट्यूटोरियल्स के नाम से, लेकिन गौरी घाट में मैंने स्टार्ट किया। मेरी माताजी का एक सपना था कि ऐसे फरिश्तों को पढ़ाया जाए जिनको एजुकेशन नहीं मिलती है। तो मैंने एक बच्चे से शुरू किया और बच्चों ने खूब मेहनत करी वहाँ के, और आज वहाँ 475 बच्चे हैं और खूब मेहनती हैं। और बस नर्मदा जी से यही चाहूँगा कि एक अच्छा IPS, अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा टीचर वहाँ से निकले। बहुत अच्छी बात है सर। और जैसे यदि हम देखें कि आप टीचर अभी हैं और यदि आप टीचर नहीं होते तो फिर आप क्या होते? अगर मैं टीचर नहीं होता तो डेफिनेटली क्रिकेटर होता, क्योंकि मैं डिवोटी हूँ। हमेशा फ्री टाइम में हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ। मेरी खुद की एक टीम है, गौरी घाट के बच्चों की मैंने एक टीम बनाई है, उसका नाम है नर्मदा प्रीति इंटरनेशनल स्कूल, NPIS। टूर्नामेंट्स होते हैं, बच्चों को मैं खिलाता हूँ अपने साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटली रिलैक्स कर देता है। आपने सुना होगा कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनको मेंटल स्ट्रेस होता है। सबसे अच्छा चीज़ है स्पोर्ट्स जितना आप खेलेंगे, अगर आप 1 घंटा खेलेंगे, आपका माइंड शून्य रहेगा, उस टाइम 0 डिग्री पे रहेगा और आपका सिर्फ कंसंट्रेशन खेल में रहेगा। तो स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए जिम जाते हैं, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जिम करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, और ये भी एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्पोर्ट ओनली बस। लेकिन जिम जब हम जाते हैं तो बस नेचुरल चीज़ों का उपयोग करें, कि ये नहीं कि हम जिम जा रहे हैं तो हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या अपनी बॉडी बनाने के लिए। जिम जाएं आप, बढ़िया खूब अच्छा हेल्दी खाएं और नेचुरली अपनी बॉडी बनाएं। सही बात है। तो जितने भी ये लोग जो स्टेरॉइड्स और केमिकल वाली चीज़ें लेते हैं वो प्लीज़ सुन लीजिएगा कि इतना आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ पे इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सर, जैसे आपने बताया कि आपकी क्लासेस घाट पे हैं, तो आपका वहाँ का कोई फ़न एक्सपीरियंस तो रोज ही होता है। हम वहाँ पढ़ाते हैं और कभी कभी कुछ जिनको हम महाज्ञानी कहते हैं लोग आते हैं, अरे ये तो मुझे आता है, अरे ये तो मुझे आता है। एक रीसेंट एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं अभी स्क्वायर क्यूब पढ़ा रहा था छोटे बच्चों को। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते हम पहुँच गए 20 स्क्वायर पे। तो एक आया, अरे ये तो बड़ा आसान है, 20 स्क्वायर तो 40 होता है। तो हमारे बच्चों ने उल्टी तालियां बजा दी, वाह। अब आपको पता है 20 स्क्वायर मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 400। तो हमने उसको बताया, भाई तुम तो गलत बोल रहे हो, और ये ऐसा नहीं होता। बस ऐसे फन एक्सपीरियंस बहुत सारे होते हैं। आते हैं ज्ञानी लोग और खूब मज़ा आता है। बच्चे बोलते हैं, बच्चों को लगता है यार हम दिन भर यहाँ नारियल बीनते हैं, हम दिन भर यहाँ नाव चलाते हैं और पढ़ाई में भी हम इनसे आगे हैं। तो बच्चे खूब आगे बढ़ते हैं ऐसे। एक तो चीज़ है, मैंने भी साइंस लिया था स्कूल में, तो मुझे ना मैथ्स से हमेशा डर लगता था। मैथ्स से, केमिस्ट्री मेरी आज भी बहुत वीक है। तो जैसे कि जिन्हें डर लगता है मैथ्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैथ्स तो एक गेम है, मैं आपको बताता हूँ। अब गेम कैसा, जैसे आप मान लीजिए मेरी स्टूडेंट है। अब मैंने आपसे बोला कि 9 का टेबल बताइए। अब आप स्टार्ट करेंगे 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ 99 का टेबल बताइए, आप यहाँ घबरा जाएंगे। तो पहले बच्चे को
एक रिलेशनशिप बताना जरूरी। 9 का टेबल और 99 का टेबल एक रिलेशनशिप है। जैसे 99 टूजा आपसे मैं पूछता हूँ तो आपको करना कुछ नहीं है, 9 टूजा याद रखना है। कितना होता है? 18। बीच में 9 डाल दीजिए, आंसर आ गया 198। 99 टूजा। अब 99 थ्रीजा मैं आपसे पूछता हूँ, आपको नहीं बनता। 9 थ्रीजा आपको पता है 27, बीच में 9 डाल दीजिए, आ गया 297। 99 थ्रीजा। अब 99 नाइनजा तो आपको पता है 9 नाइनजा 81, बीच में 9 डाल दीजिए, 891। तैयार। तो जब वहां का बच्चा 99 का टेबल बोलता है तो बोलते हैं अरे वाह 99 का टेबल आता है। ऑल दीज आर रिलेशनशिप इन मैथमेटिक्स। बस ये रिलेशनशिप बच्चों को बताता रहता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ये काफी टेबल्स याद करना डिफिकल्ट भी होता है, याद करना ही नहीं चाहिए टेबल्स। हाँ। टेबल हमेशा एक गेम है। अब 19 का पहाड़ा हम किसी बच्चे से पूछते हैं, 19 का टेबल, अब वो याद ही करता है। अब मैं उसको बोलता हूँ करना कुछ नहीं है, 9 से उल्टी गिनती लिख दो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब सारे ऑड नंबर लिख दो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तैयार हो गया 19 का टेबल। तो ये चीजें बस बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। अब हम लोगों के टाइम में तो हम लोग को इतना पता ही नहीं था, हम लोग रट्टे लगाने बैठते थे, पहाड़ा 2 का 4 का। आज भी यही स्थिति है, आज भी बच्चों को बस रटना है, समझना कम है। हाँ, तो मतलब बेसिकली लोगों को समझ के ज्यादा पढ़ना चाहिए। और सर जैसे आजकल स्टूडेंट्स को ये चीज बताई भी जाती है कि टेबल्स तुम्हें रटना ही है, तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से भी रिलेटेड है। तो एजुकेशन सिस्टम पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा भारत का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में बेस्ट है, क्योंकि कोई भी सिस्टम डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए जो कि फरिश्ते हैं, जिनको आप गरीब का नाम देते हैं, हम नाम देते हैं उनको फरिश्ते। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने राशन फ्री किया हुआ है, पढ़ाई फ्री करी हुई है, एवरीथिंग इज फ्री, बस हमें पढ़ना है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूल का इंडिया में इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि आज के प्राइवेट स्कूल मात खा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो डेडिकेटेड नहीं। कुछ हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा, आप कुछ हैं भी, लेकिन देखिए आपको उसको तैरना सिखाना है जो पानी से डरता है, ना कि उसको जिसको ऑलरेडी तैरना आता है। यहाँ पे हमारे भारत में कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से बहुत डरते हैं, उनमें इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। सरकारी स्कूल में अगर 150 बच्चे पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 9th क्लास में, तो 10th में पहुँच के जब पास होते हैं तो उसमें से सिर्फ 20-30 होते हैं। ये हमारे जबलपुर की स्थिति है। तो ये अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ के टीचर्स को डेडिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कोई फीस नहीं लूँगा, मुझे आप सरकारी स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए और मैं 5 साल के अंदर नहीं 3 साल के अंदर आपको वहाँ का रिजल्ट सुधार के दूंगा। ये मेरी गारंटी है। ये तो बिल्कुल सही बात है, और बदलाव आने भी चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और सर जैसे हम आरक्षण देखते हैं कि जनरल कैटेगरी वालों को जेईई के एग्जाम में 75 का कट ऑफ चाहिए होता है, और वहीं एसटी एससी वालों को 35 में उनको नीड रहती है। तो इस पे आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिजर्वेशन में मेरे हिसाब से हटना नहीं चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि जो कन्वेंशनल चीज़ें हमारे भारत में चली आ रही हैं उनको हटाना सही नहीं है। देखिए, जो मेहनती बच्चा है, जिसको जेईई निकालना है, जिसको नीट निकालना है, वो 75 के ऊपर 90% मार देगा। ये एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि यार वो एससी वाला था, वो एसटी वाला था, वो ओबीसी वाला था। तो ये नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू थिंक लाइक अ क्रिकेटर। अगर आपको टीम में आना है तो आपको 100 बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि वो ओबीसी वाला ने ऐसे बना दिया। तो थिंक लाइक अ क्रिकेटर पढ़ाई में भी। और जैसे स्कॉलरशिप में भी ये चीज होती है कि जनरल वालों के लिए ज्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं होती हैं, वहीं एससी एसटी वालों के लिए बहुत स्कॉलरशिप्स रहती हैं। देखिए, स्कॉलरशिप का अभी सिस्टम हमारे प्रधानमंत्री जी ने बदल दिया। आपको बताना चाहता हूँ, अगर एक अच्छा छात्र है जो 85% के ऊपर मारता है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो थे शिवराज सिंह चौहान जी, और हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग है मोहन यादव जी, स्कूटी देते हैं, लैपटॉप देते हैं, महीने का 15,000 रुपए देते हैं। अब ये 85% वाले बच्चा अगर जनरल का हुआ तो उसको मिलना ही है। तो हार्डवर्क करना जरूरी है लाइफ में। ये मत सोचना है कि हम जनरल वाले हैं, हमको नहीं मिल रहा, हम एससी एसटी वाले हैं, हमें बैठे बैठे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा।
अच्छा, और जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो फेलियर से डरते हैं कि उन्हें लगता है कि अब हम फेल हो गए तो हमारा कुछ आगे स्कोप नहीं है, या फिर बहुत से तो ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कहीं ना कहीं कि फेलियर्स के बाद बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये होता है मेंटल थिंकिंग। गौरी घाट में मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे ऐसे 5 बच्चे हैं जो 10वीं दूसरी बार दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि वो, क्योंकि अभी मैंने उनको इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराया, अब उनका इंग्लिश इतना कमज़ोर है तो वो क्लियर नहीं कर पाए। अब इस बार फिर दिया है उन्होंने, और इस बार कर लेंगे। तो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है पेरेंट्स का, मेंटल स्टेटस। अब आज के कैटेगरी में पेरेंट्स एक ही चीज़ बोलते हैं, अरे हम इतना कमाते हैं, हम तुम्हारे टाइम में इतनी मेहनत करते थे, हम तो लालटेन के नीचे रह के पढ़ते थे, हैं, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम ऐसा करते थे। वो एरा और आज के एरा में बहुत डिफरेंस है। तब 100 बच्चे एग्जाम में बैठते थे, आज 1000 बैठते हैं। तब परीक्षा का पैटर्न डिफरेंट था, आज डिफरेंट है। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, मार्क्स से कुछ नहीं होता। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा पेरेंट्स को, आप अपने बच्चों को ये कभी मत बोलो पढ़ो, आप उनको बोलो लड़ो। जब मैं स्कूल से आता था तो मेरी मम्मी बोलती थी पढ़ के आए हो या लड़के आए हो? मैं बोलता था पढ़ के आया हूँ, तो बोलती थी कुछ नहीं किया फिर तुमने। लड़ के आए हो, सवालों से सीख के आए हो तो ही आगे बढ़ोगे। तो पढ़ना नहीं है, लड़ना है, चीजों से लड़ना सीखना है। तो और इस बात को आप पॉइंट आउट कर लीजिए कि चीजों से लड़ना है, वरना पता चले आप कहेंगे कि पराग सर ने बोला हमको लड़ने जाना है तो हम स्कूल में जाकर लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पढ़ाई से लड़ाई, पढ़ाई से लड़ाई मतलब ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है। सवाल आपको नहीं बन रहा, फिर पढ़िए, नहीं बन रहा फिर समझिए। मैं जानता हूँ शिक्षक लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप एक सवाल उनसे 5 बार पूछते हैं, लेकिन पूछते जाइए, लड़ते रहिए, एक दिन वो सवाल आपको बनेगा जरूर। और आजकल के टीचर्स तो थोड़े कोऑपरेटिव हैं भी, वरना पहले तो पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी बच्चों को। नहीं, जरूरी है, पिटाई बहुत जरूरी है। और सर जैसे हम देखें कि फीमेल्स को आज भी लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरफ उतना आगे बढ़ने नहीं देते हैं, पीछे रखते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस पे आपको बताऊंगा कि फिर से हमारा जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत वर्क किया है, और आज की डेट में फीमेल्स ही आगे बढ़ रही हैं। अभी 10th का रिजल्ट आया, जिसने टॉप किया वो लड़की। ICSE का रिजल्ट आया, जिसने टॉप किया वो लड़की। JEE का रिजल्ट आया, जिसने टॉप किया वो लड़की। सब जगह गर्ल्स ही हैं। तो बॉयज पीछे क्यों है, मैं आपको कारण बताता हूँ। पहला कारण स्पोर्ट्स में नहीं है, दूसरा कारण स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बनाइए रील, खूब आगे बढ़िए। कभी एक ऐसी रील भी तो बनाइए कि आप पढ़ रहे हैं, सवालों को हल कर रहे हैं, सही बात है, और आप वो क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, तो मजा आए। तो गर्ल्स इसलिए आज आगे बढ़ रही हैं, और ये रेशो मैं आपको बताने वाला हूँ, आने वाले 10 सालों में लड़कों का कम हो जाएगा पढ़ाई में और लड़कियों का बढ़ जाएगा। गर्ल्स बहुत टैलेंटेड होती जा रही है। तो हमारे भारत में और इसके ऊपर वर्क भी हो रहा है, और ये जरूर बदलेगा रेशो। और सर एक आध आपका काफ़ी जो आपने एक्सपीरियंस बताया, फन एक्सपीरियंस आपके घाट की क्लासेस का, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक कोई और इंसिडेंट भी हमें बताएं। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे। देखिए, मैं अभी आपको एक स्क्वायर वाला इंसिडेंट बताया। अभी रिसेंटली हम संस्कृत पे वर्क करते हैं, वहाँ पे बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाते हैं। तो संस्कृत वहाँ पे पढ़ाई जा रही थी मेरे द्वारा, और एक आया बोलता, अरे श्लोक, अब एक श्लोक है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अर्थात जिसने अपनी माता जी की सेवा कर ली उसने सारे तीर्थ कर लिए, और जिसने अपने पिताजी की सेवा कर ली उसने सारे देवताओं को खुश कर दिया। अर्थात मेरी माता जी और पिताजी सबसे बड़े भगवान हैं, और यही सबसे पहले पूजे जाते हैं। तो एक आए, उन्होंने बोला, अरे मैं एक वाक्य देता हूँ, संस्कृत में अनुवाद कर दो। हमारे बच्चे तैयार रहते हैं। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब आप बिलीव करेंगे, आप जरूर इंस्टाग्राम पे जाइएगा, देखिएगा, ये वीडियो डाला है मैंने, और बच्ची ने अनुवाद किया, माँ कदापि त्वज, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। उसके बाद वो जो महाअनुभव जी थे वो आए, उन्होंने इस बच्ची को 500 रुपए दिए, तालियां बजी। मतलब आते हैं कई, वो कई ऐसे होते हैं, जैसे आप टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ, अरे पढ़ा रहे हैं, अब आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको कम करने के लिए
ये वाला सवाल करके दिखाओ। तो ये अहम की चीजें कभी कभी आती है, वहाँ टकराती हैं, लेकिन हम टैकल कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पढ़ाना है हमें। और बस यही है। और आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है टीचिंग के लिए? सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे क्लास वहाँ 8 बजे रहती है, 7:45 बजे बच्चे सब अपनी दुकान छोड़ के वहाँ आके बैठ जाते हैं। अच्छा। सेटअप तैयार हो जाता है और पढ़ाई शुरू हो जाती है। ठीक 8 बजे आरती खत्म होती है और यहाँ मेरी क्लास शुरू होती है। डिसिप्लिन, जो अनुशासन है उन बच्चों का, वो ही उन्हें आगे बढ़ा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट हमारे पास आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड ना, तो आपका पहला सवाल है, What's one bucket list item that you want to fulfill this year? Actually, I want to fulfill one wish. We want to meet our Prime Minister Narendra Modi. Okay, that's great. Next है जबलपुर या somewhere else? Only Jabalpur. Yeah. What is the best advice you have received at work? The best advice is just keep working hard, Parag. Maa Narvada is with you. Beautiful. One word do you want people to associate with you? Cooperation. Great. Which is your favorite place in Jabalpur? Gauri Ghat. As expected. Okay. तो ग्वारी घाट या तिलवारा घाट? Only Gauri Ghat. हाँ. Okay. Social media और social gatherings? Social gathering. Okay. School और college? Schools. Okay. आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टीचर? This is the toughest question. The biggest teacher of my life is my father. I lost my father at the age of 7 years. But during that time, what I learned from him is helping right now. Okay. और एक लास्ट सवाल आपके लिए, कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? One of the Gauri Ghat kid named Vanshika Ahirwar. She's 6 years old. Wonderful kid. I'll show you after the interview on the YouTube. She's so talented that she'll rock in life. Okay. And last में मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे इस आज के स्टूडेंट्स को, हमारे टीचर्स के लिए एक मैसेज देकर जाएं। देखिए बच्चों, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, हार्ड वर्क करते रहिए, पीछे मत हटिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, हो सकता है कि आप में से कई अभी 10th का रिजल्ट आया है और आएगा, 11th का आया, 12th का आएगा, पीछे हो जाएंगे। उससे आपको हार नहीं माननी है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, युवराज सिंह 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ही वॉज वॉमिटिंग ब्लड, सफरिंग फ्रॉम कैंसर था उन्हें, फिर भी उन्होंने फाइट किया। उसके बाद उन्होंने कीमोथेरेपी कराई, वापस आए, लेकिन टीम इंडिया में वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने हार थोड़ी ना मानी, दूसरी फील्ड में गए। तो आप हार नहीं मानिए, लाइफ में लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और सारे टीचरों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी ये कि उन बच्चों से जो फीस नहीं दे पाते, उनसे फीस मत लीजिए। और एक और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप उनसे फीस नहीं ले रहे हैं तो उनको ये शो मत करिए कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, आप ये सेवा कर रहे हैं। बस। मात नर्मदे, जय हिंद, जय भारत। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे हमारे साथ पराग सर और हमें बहुत ही अच्छा लगा मुझे लिटरली, और एज अ स्टूडेंट मैं बहुत सारी बातों को रिलेट कर पाई हूँ आपसे। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे वी टॉक्स के एपिसोड में हमारे साथ कौन रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए मेरे यानी आरजे अनन्या के साथ, ओनली ऑन 89.6 वी रेडियो, हमेशा आपके साथ। वी रेडियो 89.6 हमेशा आपके साथ।